हाँ, अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे चाहने वाले, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे लिसनर्स दुनिया में जहाँ भी मौजूद हैं, खैरियत से हैं, खुश हैं और उनकी ज़िंदगी बेहतर गुज़र रही है। कुछ तबीयत नासाज़ है और बहुत सारे आपको पता है कि ज़िंदगी के साथ मसले मसाइल चलते रहते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे यानी सैयद उमैर अली और मेरी फ़ैमिली के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको सेहत दे, हमारे कामों में आसानियाँ फ़रमाएँ और जो भी मुश्किलात हैं उनको खैरियत से दूर फ़रमाएँ। अगर आप में से किसी ने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस ऑडियो को लाइक कर दें। अच्छा, अगर मुख्तलिफ़ एरियाज़ के बारे में और मुख्तलिफ़ होटल्स के बारे में मैं अक्सर आपके साथ कहानियाँ शेयर किया करता हूँ। ये कहानी एक ऐसी कच्ची आबादी की कहानी है जो कराची से मुत्तसिल है और एक ऐसी जगह पे मौजूद है जहाँ से आगे जाके एक हाईवे का आगाज़ हुआ करता है। ये कहानी सलीम ताजिक साहब की कहानी है और वो नहीं चाहते कि एग्जैक्टली उस होटल का या उस एरिया का नाम शेयर किया जाए। सलीम ताजिक साहब बताते हैं कि जब मैं यहाँ यानी कराची में शिफ्ट हुआ तो ज़ाहिर सी बात है मैं एक छोटी जगह से आया था। मेरे पास ना ही कोई जेब में पैसे मौजूद थे, ना ही कोई इंतज़ाम था। तो मैंने मुख्तलिफ़ एरियाज़ में जॉब के लिए भाग दौड़ करना शुरू कर दिया। काफ़ी कोशिश के बाद एक होटल था जो कि एक ऐसे रोड पे मौजूद था जिसके एतराफ़ में कोई रिहाइश, कोई इस तरह का एरिया मौजूद नहीं था। लेकिन हाँ, क्योंकि वो हाईवे के नज़दीक था तो इसी वजह से इस होटल पे आते जाते रश हुआ करता था। अब ये जिस दौर की मैं बात कर रहा हूँ उस दौर में ये जो होटल था ये रात को यानी 12 बजे बंद हो जाता और सुबह 6 बजे इसको दोबारा से ओपन किया जाता। अब क्योंकि मेरे पास रिहाइश का इंतज़ाम मौजूद नहीं था तो मैंने इस होटल के अंदर ही रहना होता, इधर ही सोना होता और सुबह उठते ही मैं काम पे लग जाया करता। अब क्योंकि इसका जो मालिक था उसको ज़ाहिर सी बात है मेरी सूरत में 2 लोग मिले हुए थे। यानी एक तो मैं वेटर था और दूसरा रात में चौकीदार के तौर पे यहाँ पे रुका करता था। तो वो भी मेरे यहाँ पे रुकने पे खुश रहा करता था। अब ऐसा होता कि जब रात को फ्री होता यानी रात के 1 डेढ़ बजे जैसे ही मुझे टाइम मिलता तो मैं ये जो डाइनिंग एरिया था जहाँ पे टेबल्स वगैरह मौजूद थी इसके बिल्कुल बराबर में एक छोटा सा कमरा था। वहाँ पे एक पंखा भी लगा हुआ था। मैं वहाँ पे जाके लेट जाता और वहीं पे अपनी नींद पूरी किया करता। अच्छा, अजीब बात ये थी जो होटल का दूसरा अमला था या दूसरे जो भी लोग यहाँ पे काम किया करते थे, मैं जिस कमरे में सोता था वो अक्सर मुझसे वहाँ पे सोने के बारे में सवालात किया करते थे। वो पूछते थे कि तुम्हें रात में बेचैनी तो नहीं होती, तुम्हें रात में डर तो नहीं लगा करता। अब मैं उनको क्या बताता क्योंकि मेरे घर के हालात ऐसे नहीं थे, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे, मेरे पास रिहाइश नहीं थी। तो एक ऐसा आदमी जिसको रोड पे रहना पड़े या फिर ऐसी जगह पे रहना पड़े जो कि हाउंटेड हो, वो ज़ाहिर सी बात है हाउंटेड वाली जगह पे रहने का इंतखाब करेगा। खैर, मैं वक्त को धक्का दे रहा था और मैं और भी चक्करों में लगा हुआ था। मैं चाहता था कि यहाँ जॉब करते करते दूसरी अच्छी नौकरी का इंतज़ाम कर पाऊँ। और ऐसा ही हुआ कि मैं जब वहाँ पे जॉब कर रहा था यानी होटल के अंदर रात को सोया करता था तो एक सर्द रात थी और मेरा ख़्याल है कि रात के तकरीबन 2 सवा 2 बजे का टाइम था। मुझे इस होटल के बाहर के चारों तरफ से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। शायद इस भौंकने की आवाज़ से एकदम से मेरी आँख खुली और फिर काफ़ी देर तक करवटें बदलने के बावजूद मुझे नींद नहीं आ रही थी। खैर, इसी दौरानिए में जबकि मैं उठ के बैठा मुझे ऐसा लगा जहाँ पे डाइनिंग एरिया मौजूद है वहाँ पे कोई चीज़ एकदम से नीचे गिरी है। जैसे कोई गिलास, कोई प्लेट या इस तरह की चीज़ जब खाली एरिया में नीचे गिरती है तो उसकी आवाज़ सराउंड किया करती है। अब जैसे ही ये आवाज़ मेरे कानों में आई, ज़ाहिर सी बात है मैं चौकीदार भी था। तो मैं खड़ा हुआ और मैंने आहिस्ता आहिस्ता इस कमरे से निकल के उस तरफ बढ़ना शुरू किया
जहाँ मुझे कुछ गिरने की आवाज़ अपने कानों में महसूस हुई थी। ज़ाहिर सी बात है, जो वॉशरूम की तरफ का हिस्सा था वहाँ पे एक छोटा लाल कलर का बल्ब लगा हुआ था। जैसे कि लाल या पीले पहले बल्ब हुआ करते थे, वैसी एक पीली सी रोशनी चारों तरफ मौजूद थी। और उसी रोशनी के ज़रिए मैं उस ऑब्जेक्ट को तलाश करने की कोशिश कर रहा था कि जिसकी वजह से कोई चीज़ गिरी थी या मुझे किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ अपने कानों में महसूस हुई थी। इसी तरह चलते चलते ये जो आखिरी वाली टेबल थी, जब मेरी नज़र उसके बिल्कुल सामने जो एरिया मौजूद था उस तरफ पड़ी, यानी जहाँ पे आम तौर पे हम हड्डियों वगैरह को एक थैली में या एक थैले में जमा करके रखा करते थे। जब मेरी नज़र एग्जैक्टली वहाँ पे पड़ी तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई वहाँ पे खड़ा हुआ है। जो भी वहाँ पे मौजूद था उसने गालिबन ग्रे कलर का या इस तरह का कोई सूट पहन रखा था। उसके बहुत ही लंबे, बहुत ही बड़े बड़े कर्ली हेयर्स थे और ऐसा लग रहा था जो भी वहाँ पे मौजूद है उसने थैली के अंदर या तो कुछ तलाश कर लिया है या फिर थैली के अंदर किसी चीज़ को तलाश कर रहा है। अब तक मैं उस ऑब्जेक्ट को या उस वजूद को समझ नहीं पाया था और मेरा ख्याल था कि हो सकता है होटल का कोई दूसरा स्टाफ मेंबर हो जो यहाँ पे कुछ फेंकने या फिर कुछ रखने आया हो। लेकिन आप यकीन करें कि जब मैंने उस मंज़र के ऊपर गौर किया और आज भी जब मैं उस मंज़र पे गौर करता हूँ तो वो मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक, सबसे भयानक मंज़र था। मैंने जब उस मंज़र के ऊपर गौर किया तो ऐसा लगा जैसे एक औरत जिसका बहुत ही खौफनाक सा, बहुत ही इबरतनाक सा चेहरा है, वो वहाँ पे थैलियों के अंदर जहाँ पे हड्डियाँ मौजूद थी उन हड्डियों को बराह रास्त अपने मुंह से उठा के ऐसे खा रही थी जैसे कि कोई जानवर, कोई गाय चारा खाया करता है। एक लम्हे के लिए तो मुझे समझ ही नहीं आया कि जो मंज़र मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ वो किस तरह का मंज़र है और क्या ये हकीकत है या सरासर अब तक मेरा वहम है। आप यकीन करें कि मैंने उसके चेहरे, उसके दांतों पे, इवन कि उसके हाथों पे जब गौर किया, उसके जो दांत थे वो तकरीबन 4 या 5 इंच के बराबर थे और कुछ अजीब सी लंबी सी ज़बान थी जो एकदम से बाहर निकलती, कुछ हड्डियाँ अपनी ज़बान के अंदर लिपेटी जाती और वो ज़बान जल्दी से उन हड्डियों को अंदर कर लेती। ये जो कुछ मैं देख रहा था ये ह्यूमनली यानी इंसानी तौर पे किसी भी तरह मुमकिन नहीं था। यकीनन ये मंज़र बड़ा खौफनाक मंज़र था और एक ऐसी मखलूक मेरे सामने मौजूद थी जो कम से कम इंसान नहीं थी। अल्लाह जानता है कि मैं जैसे तैसे दबे कदमों के साथ वापस पीछे पलटा और मैंने फ़ौरन से उस कमरे के अंदर जहाँ पे मैं रहा करता था जाने के बाद कमरे को अंदर से लॉक कर लिया। पूरी रात जब तक कि फ़जर की अज़ान नहीं हुई या फ़जर की अज़ान का टाइम नहीं हुआ मैं मुसलसल जागता रहा और इस दौरानिए में मेरे जिस्म में न सिर्फ दर्द हो रहा था बल्कि मुझे शदीद बुखार का एहसास हो रहा था। अच्छा गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो पहली स्टोरी थी, ये कहानी, ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं आज की दूसरी बहुत ही खौफनाक कहानी की तरफ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक इस ऑडियो को, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। मेरा ताल्लुक एक ऐसे घराने से था जो कि गुर्बत की लकीर से नीचे रहा करता था। जब मैं पैदा हुआ था उस वक्त से लेके मेरी जवानी तक जो हमारे घर के हालात थे वो इस कदर ख़राब थे कि कभी कभी दिन में खाना होता तो रात में नहीं होता और अगर हम लोग रात में खाना खा लेते तो दिन में खाने के लाले पड़ जाते। जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा था मैं देखा करता था कि मेरे फादर शदीद बीमार हैं, जबकि जो मेरी मदर थी वो बहुत ज़्यादा सादा सी औरत थी और वो किसी भी तरह बाहर जाके जॉब नहीं कर सकती थी। खैर, जब तक मैं 14 या 15 साल का हुआ तो मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि मुझे अब कुछ ना कुछ करना होगा। मैंने मुख्तलिफ़ लोगों से अपनी जॉब के लिए, अपने काम के लिए बात करना शुरू की।
और बिला आखिर काफ़ी जद्दोजहद के बाद मुझे अपने गांव के बराबर वाले गांव में चौकीदार के तौर पे नौकरी मिल गई। ये जो चौकीदारी थी, ये बेसिकली एक जागीरदार थे, उनके गांव की चौकीदारी थी। जहाँ जहाँ पे गांव के अंदर उनकी प्रॉपर्टी मौजूद थी या जहाँ जहाँ पे उनके जानवर बंधे हुए थे और जो भी उनकी खेती थी, मुझे रात के औकात में उसकी रखवाली करनी थी। ये जो गांव था, ये कर्नाटक से तकरीबन 170 किलोमीटर के फासले पे मौजूद था और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुर्बत थी, बहुत ही लोग सादा हुआ करते थे और ये एक टूटा फूटा सा गांव था। आप कह सकते हैं कि यहाँ की जो आबादी थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी। अब क्योंकि यहाँ के जो जागीरदार थे या यहाँ के जो सरमायादार थे वो बहुत ज़्यादा पैसे वाले थे, तो उन्होंने मुझे अपनी नौकरी पे रख लिया था। जब शुरू शुरू में मैं वहाँ पे जाता, अपनी ड्यूटी अंजाम देता, तो मुझे कभी भी कोई परेशानी नहीं हुआ करती थी। लेकिन हाँ, उनकी एक हवेली थी, उस हवेली के बिल्कुल बराबर में उनका एक मेहमान खाना मौजूद था। जब भी मैं उसके सामने से गुजरता या सिक्योरिटी पर्पस के लिए वहाँ से एक चक्कर लगाता, तो मुझे वहाँ पे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ करता था। मुझे लगता था जैसे कोई अंदर मौजूद है, किसी के बातें करने की आवाज़ें आ रही हैं और ये जो आवाज़ें हैं ये यकीनन किसी लड़की की या किसी औरत की आवाज़ें हैं। हालांकि जब मैं दीगर एम्प्लॉइज़ से या जो भी नौकर थे उनसे पूछता, तो उन सब का यही कहना था कि ये जो मेहमान खाना है या जो भी गेस्ट हाउस है, ये पिछले तकरीबन 15 सालों से मुकम्मल तौर पे खाली है। अगर ये मेहमान खाना पिछले 15 सालों से मुकम्मल तौर पे खाली था, तो जब भी मैं यहाँ से गुजरा करता था तो किसी औरत के बातें करने की आवाज़ें कहाँ से आया करती थीं। एक रात ऐसे ही मैं वहाँ का चक्कर लगा रहा था। रात के तकरीबन 2 या ढाई बजे का टाइम था। अब क्योंकि टीन एज थी, जवानी थी, जोश था, तो जब मुझे दोबारा से वहाँ से गुजरने पे किसी लड़की की या किसी औरत की आवाज़ आने लगी, तो मैं जानबूझ के वहाँ पे जाके बैठ गया। मैं उस गेस्ट हाउस के बिल्कुल बाहर सीढ़ियों पे बैठा हुआ था और आज मैं सुनना चाहता था कि ये जो औरत है ये आखिर कौन औरत है और ये क्या और किससे बातें किया करती है। जैसे ही मैं उस गेस्ट हाउस की स्टेयर्स पे जाके बैठा, तो मुझे अब बाकायदा 2 लड़कियों के बातें करने की आवाज़ आने लगी। मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि मैं उनकी बातें सुन सकूं या कम से कम जान सकूं कि ये किस बारे में और क्या बातें कर रही हैं। काफ़ी देर तक मैं वहाँ पे बैठा रहा, लेकिन उनके मुतादिद बार बातें करने के बावजूद मुझे समझ नहीं आता था कि वो किस बारे में और क्या बातें कर रही हैं। हाँ, बार बार वो अपनी बातों के दौरान जो हमारे जागीरदार थे या जिन्होंने मुझे नौकरी पे रखा था, वो उनका नाम लिया करती थीं। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक मैं वहीं पे बैठा रहा और जब मैं मायूस हो गया तो एकदम से उठने लगा। अब जैसे ही मैं खड़ा हुआ और मैं आगे की तरफ बढ़ने लगा, तो किसी लड़की ने मेरा नाम लेके मुझे मुखातिब किया। किसी ने एकदम से कहा कि हर्ष, रुको, कहाँ जा रहे हो। अब जैसे ही मेरे कानों से किसी नाज़नीन की, किसी लड़की की आवाज़ टकराई, तो मैंने एकदम से पलट के देखा। मैंने देखा कि वो जो गेस्ट हाउस है, उस गेस्ट हाउस की जो खिड़की है वो एकदम से खुली है और उस खिड़की के ऊपर 17 या 18 साल की बड़ी ही खूबसूरत सी लड़की है जो खड़ी हुई है। वो खिड़की से बाहर की तरफ झांक रही है और मुझसे बात करने की कोशिश कर रही है। जब उसने मेरा नाम लेके मुझे पुकारा, तो मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रही हो। मैंने तो सुना है कि जो मेहमान खाना है ये बहुत अरसे से खाली है, तो तुम भला अंदर कैसे पहुँच चुकी हो। ये सुनने के बाद वो जो लड़की थी उसने मुझे कहा कि मैं पिछले 20 सालों से यहाँ पे रहा करती हूँ और ना मैं यहाँ से बाहर निकल सकती हूँ और ना तुम इसके अंदर आ सकते हो। ये एक अजीब सी बात थी जो मेरी समझ से बाला तर थी,
कि आखिर ये जो लड़की जो देखने से 16-17 साल की लगती है, चलें आप मान भी लें हो सकता है ये 20 साल की हो, तो 20 साल के अंदर अंदर ना ये बाहर आई है और ना ही कोई अंदर गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? खैर, मैंने उससे पूछा कि शायद तुम मजाक कर रही हो या तुम मुझे सही बात नहीं बताना चाहती। ये सुनने के बाद वो जो लड़की थी, एकदम से ऐसा लगा कि जैसे उसको गुस्सा आ चुका है, और देखते ही देखते उसका जो मासूम कम उम्र चेहरा था, ऐसा लगा जैसे एक खौफनाक चेहरे में या एक भयानक चेहरे में तब्दील हो चुका है। देखते ही देखते उसकी जो आंखें थीं, उनकी जो आई बॉल्स थीं, वो सफ़ेद हो चुकी थीं, और उसकी जो नरम व नाजुक आवाज़ थी, वो एक अजीब सी मर्दाना या औरतनुमा आवाज़ में तब्दील हो चुकी थी। अब वो कहने लगी कि तेरा जो ठाकुर है, उसने 20 साल पहले मुझे यहाँ पे कैद किया था, मेरी इज्जत लूटी थी और मेरी जान ले ली थी। उसने मुझे कैद तो कर दिया है, लेकिन मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन मैं यहाँ से बाहर ज़रूर निकलूँगी, और एक ना एक दिन मैं अपने कत्ल होने का या मेरी इज्जत लूटने का बदला ज़रूर लूँगी। अब जो कुछ हुआ या जो कुछ उसने बताया, ये कुछ सेकंड के अंदर अंदर हुआ था, और ये सुनते ही एकदम से मैं पलटा और मैंने अपना मुंह आगे की तरफ किया और मैं आगे बढ़ता चला गया। मैं नहीं चाहता था कि मैं पलट के देखूं या वो मुझसे कोई मज़ीद सवाल करे या मैं उसके खौफनाक चेहरे पे मज़ीद गौर करूं। मुझे इतना तो अंदाज़ा हो चुका था कि वाकई में इस गेस्ट हाउस में एक प्रेत या आत्मा रहा करती है। उसके बाद भी मुतअद्दिद बार जब मेरा वहाँ से गुज़र हुआ, तो अक्सर वो जो आत्मा थी वो मेरा नाम लेके मुझे पुकारा करती थी, और वो मुझे कहा करती थी कि इसका दरवाज़ा खोलो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। कभी जो उसका चेहरा होता था वो वैसे ही कम उम्र का मासूम चेहरा हुआ करता था, और कभी जो उसका चेहरा था वो बहुत ही भयानक या खौफनाक शक्ल की औरत का चेहरा हुआ करता था। मैंने जितने अरसे भी वहाँ पे जॉब की, मेरी कोशिश होती थी कि इस गेस्ट हाउस के ना करीब जाऊं और ना ही मेरा सामना उस शुड़ैल से या उस प्रेत से हो सके। खैर, जैसे जैसे टाइम गुजरा और मैं इस जगह से किसी दूसरी जगह ड्यूटी देने के लिए आया, तो इत्तफाक से एक साहब से मेरी मुलाकात हुई जो उस गांव के बारे में या उस ठाकुर के बारे में जाना करते थे। खैर, जब मैंने उनसे जिक्र किया कि जब मैं वहाँ पे जॉब किया करता था, तो उस गेस्ट हाउस के अंदर मुझे एक औरत नज़र आया करती थी। तो वो जो साहब थे, उनकी उम्र तकरीबन 50 से 55 साल के बराबर थी। वो कहने लगे कि वाकई में अब से तकरीबन 20 या 25 साल पहले जो वहाँ का जागीरदार था, उसने गांव की एक लड़की से ज़बरदस्ती शादी करने की कोशिश की, और जब वो बच्ची या वो लड़की शादी करने के लिए राज़ी नहीं हुई, तो उस जागीरदार ने उस लड़की को ना सिर्फ गेस्ट हाउस में कैद कर दिया, बल्कि रोज़ाना वो उसके अंदर जाता, उसका रेप करता, और मुसलसल इस तरह करने की वजह से बिल आखिर उस औरत की उसी गेस्ट हाउस में उसी के अंदर डेथ हो गई। तब से कहा जाता है कि ये जो प्रेत है, ये जो आत्मा है, वहाँ पे नज़र आती है, और अक्सर लोग जब रात में यहाँ से गुजरा करते हैं तो वो उनका नाम लेके उनको पुकारने की कोशिश किया करती है। आज भी अगर आप उस गांव में जाएं, उस गेस्ट हाउस के सामने से गुजरें, तो वो जो औरत है वो आपका नाम लेगी और आपको अपने पास बुलाने की कोशिश करेगी।